all of you, especially my dear and loving students. So I am your Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the chapter of Standard 9, that is First World War and Russian Revolution. As previously I have told to you that we have to discuss this chapter, we have to study this chapter in 4 parts. So previously we have discussed the part 1 video, and now we are going to discuss the part 2 portion in this video. Okay dear student. So in my previous video, we have seen the Western Europe and colonialism in Asia and Africa, and colonialism in Asia and colonialism in Africa. I hope dear student you all have watched my part 1 video. Now without taking much more time, let's start the part 2 video content. Okay, so in part 2 you have given on the page number 11, that is factor that caused First World War. Okay, so in this video we are going to discuss about the factors which is the cause for the First World War. ऐसे factors के बारे में हम discuss करेंगे जो किसका cause बने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कारण बने. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या कंसिडर किया गया है, क्या माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को? वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग, दिल दहला देने वाली और अनफॉरगेटेबल, यानी मतलब जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, ऐसी इवेंट माना जाता है. कौन से वर्ल्ड की? मॉडर्न वर्ल्ड की. ओके, सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुड बी कंसिडर्ड, क्या माना जाता है? हार्ट ब्रेकिंग, मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग, सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग इवेंट थी और अनफॉरगेटेबल इवेंट थी जिसको हम कभी भूल नहीं सकते मॉडर्न वर्ल्ड की. मैनी फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त को हुआ था 1914 में. ओके, जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन सीडान वॉर बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 1871 में. ठीक है, जर्मनी ने क्या किया था? फ्रांस को हरा दिया था, डिफीट किया था सीडान वॉर में, जिसकी वजह से फ्रांस को क्या साइन करना पड़ा? कौन सी ट्रीटी, कौन सी संधि करनी पड़ी? फ्रैंकफर्ट ट्रीटी 1871 में साइन करनी पड़ी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन एज वेल एज गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस, लॉरेन एंड एबेसिस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू विच मतलब उस ट्रीटी के मुताबिक, फ्रैंकफर्ट ट्रीटी के मुताबिक क्या था? मतलब फ्रांस को क्या करना था? फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन, जो वॉर, जो लड़ाई हुई है उस वॉर का फाइन किसे पे करना था? फ्रांस को, और जिसके मुताबिक उसको क्या करना पड़ा? एज वेल एज गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस, फाइन भी पे करना था और साथ ही उसको अपनी 2 प्रोविंसेस भी देनी थी. ठीक है, कौन सी? लॉरेंस एंड एबिसेस. ओके, कौन सी 2 प्रोविंसेस? लॉरेन एंड एबिसिस. ओके, टू द जर्मनी, किसे देनी थी वो 2 प्रोविंसेस? जर्मनी को. ठीक है डियर स्टूडेंट, फ्रांस हैड नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलेशन. फ्रांस इस बेइज्जती से बाहर निकल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा उसके साथ ह्यूमिलेशन हुआ था कि वो उससे ओवरकम नहीं हो पा रहा था, बाहर नहीं निकल पा रहा था इस बेइज्जती से. ठीक है, दस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दस इसी तरह से जो फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हुई थी वो अपने आप में क्या थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कॉज थी, कारण थी, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. क्योंकि क्या हुआ? द एंड ऑफ ए वॉर शोड द सीड ऑफ द फ्यूचर वॉर. जो वॉर फ्रैंकफर्ट मतलब जो सीडान वॉर हुआ था वो एंड तो हुआ और फ्रैंकफर्ट ट्रीटी हो गई, लेकिन जब वो ट्रीटी हुई तो क्या हुआ? उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए सीड सोड कर दिया था, यानी बीज बो दिया था, उसके आने के लिए रास्ता खोल दिया था. ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के लिए डोर ओपन कर दिया था. ठीक है डियर स्टूडेंट, so let's study these factors one by one. First one is given to you, economic factor, which is responsible for the first world war. Let's see economic. Okay, England had established its vast empire in Asia and Africa in 19th century. Okay, इंग्लैंड ने अपना वास्ट एम्पायर कहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था, कहाँ पर स्थापित कर लिया था? एशिया और अफ्रीका में. कब? इन 19th सेंचुरी. ओके,
इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकम रिच। उसने जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड ने, उस कॉलोनीज को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया यानी आर्थिक तरीके से उसका शोषण किया और अपने आप को एक रिच नेशन बना लिया। ठीक है, अपने आप को रिच बना लिया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कोलोनलाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी अब वो इतना एक्सपांड हो रहा था, अपना बिजनेस फैला रहा था, तो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और उसका स्विफ्ट कोलोनलाइजेशन जो वो कर रहा था, अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश कर रहा था, ठीक है, उसकी वजह से यूरोप को क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी? रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था इंग्लैंड, उसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। और जब 19th सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर चल रहा था, तब जर्मनी ने भी कॉम्पिटिशन शुरू किया ताकि वो मार्केट में अपनी जगह बना सके, एशिया और अफ्रीका के मार्केट में अपनी प्लेस बना सके। ठीक है, अपना मार्केट प्रोक्योर कर सके, इसलिए उसने कंपटीशन स्टार्ट किया। ठीक है, जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। अभी जर्मनी ने कंपटीशन स्टार्ट किया, तो अभी उसे सक्सेसफुल होने के लिए उसने क्या स्टार्ट किया? जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स। उसने जो गुड्स इंग्लैंड और फ्रांस बना रहे हैं, उसकी जो प्राइस है उन गुड्स की, उससे भी सस्ते दामों पर गुड्स सप्लाई करना शुरू किया, यानी उसको बेचना शुरू किया। ठीक है, द एफ्रो-एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वेर दस ब्रोकन अप बाय द जर्मनी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब जर्मनी ने ऐसा किया एज कंपेयर टू फ्रांस और जर्मनी के दस, तो जर्मनी ने क्या किया, वो एज कंपेयर टू फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के कंपैरिजन में वो बहुत ही चीपर रेट पर क्या कर रही थी, सप्लाई कर रही थी गुड्स का। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेट। ठीक है, जो एफ्रो एशियन मार्केट था जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस का एक स्टेटस था, ठीक है, वेयर धस वो क्या हुआ, एक ब्रोकन अप द बाय द जर्मनी, यानी जर्मनी ने उनका मार्केट ब्रोक कर दिया, उनकी मार्केट प्लेस, उनका जितना एरिया था मार्केट पे जो होल्ड था उसको तोड़ दिया। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली देयर वॉज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज एन इंटेंस, बहुत ही इंटेंस यानी तीव्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन हो गया, किसके बीच में, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में इकोनॉमिक कंपटीशन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो दिस इज द फर्स्ट कोज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक फैक्टर विच कोजेज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन दैट इज मिलिट्रियलिज्म। नाउ व्हाट इज मिलिट्रियलिज्म, लेट्स सी। मिलिट्रियलिज्म force was necessary and important for the competition that European nations got into. ठीक है, now मिलिट्रियलिज्म फोर्स वॉज नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट फॉर द कंपटीशन। ऐसे यूरोपियन नेशंस जो कंपटीशन में एंटर थे उनके लिए मिलिट्री फोर्स कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी थी, यानी ज़रूरत थी उनको मिलिट्रियलिज्म की। ठीक है, फॉर द एक्सपांशन इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एटसेट्रा। Militarism. Now let's see militarism as the cause of First World War. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for the expansion. यानी मिलिट्री फोर्स क्या थी, नेसेसरी यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी ऐसे यूरोपियन नेशंस के लिए जो अपने एक्सपांशन के लिए कंपटीशन में एंटर थे। ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया एटसेट्रा। कौन कौन से नेशंस कंपटीशन में एंटर थे, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया। इनके लिए मिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी और इम्पोर्टेंट थी क्योंकि वो कंपटीशन में एंटर थे इकोनॉमिकली। हैड बिगन एक्सपांडिंग देयर मिलिट्री पावर। ये सारे नेशन ने अपना मिलिट्री पावर को एक्सपांड करना शुरू किया। ठीक है, वाइल इन कंट्रीज लाइक जापान, इटली एंड जर्मनी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग हैड स्टार्टेड। और दूसरी साइड क्या हो रहा था, वाइल इन कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जापान, इटली एंड जर्मनी, उसमें कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, यानी मिलिट्री जो है उसे कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स वॉज इंक्रीज अंडर द प्रिटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस। ओके,
अंडर द प्रिटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस के प्रिटेक्स पर जो वेपन्स है उसका प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया हर नेशन में। जितने भी नेशंस थे जो मिलिट्री फोर्स मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, उस नेशंस में क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स ही बहुत ज़्यादा होने लगा। ठीक है, किस प्रिटेक्स से, सेल्फ डिफेंस के प्रिटेक्स से। ओके, thus militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. Okay, thus the militarism got an impetus यानी militarism बहुत ज़्यादा हावी हो गया सभी नेशन पे, उन्हें लगने लगा मिलिट्रिज्म होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी तरह से मिलिट्री कंपटीशन एडेड मतलब मिलिट्री कंपटीशन भी ऐड हो गया इकोनॉमिक कंपटीशन में। इकोनॉमिक कंपटीशन तो पहले चल ही रहा था, उसी के साथ साथ मिलिट्री कंपटीशन भी ऐड हो गया। ठीक है, और इस मिलिट्री कंपटीशन ने क्या किया, क्रिएटेड ए सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वॉर। इस मिलिट्री कंपटीशन ने बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया युद्ध का। ओके डियर स्टूडेंट, सो द नेक्स्ट ग्रुपिज्म सीक्रेट ट्रीटीज। नाउ ग्रुपिज्म यानी एक ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना। ठीक है, पूरा वर्ल्ड अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज यानी ग्रुपिज्म और ट्रीटीज यानी संधि करना। ठीक है, प्लेड ए मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसने भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पीछे। ठीक है, द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था उससे पहले हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया, बल्गेरिया एंड टर्की। ओके, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था उससे पहले हमारा पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, यानी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट ग्रुप था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरिया, बल्गेरिया एंड टर्की, और दूसरा ग्रुप था अदर साइड वॉज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। अ फीलिंग ऑफ जेलसी, एनिमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड hatred evolved between the group which was an important factor of the first world war। और इन दोनों ही ग्रुप में कौन सी फीलिंग्स थी एक दूसरे के प्रति, फीलिंग ऑफ जेलसी जलन की, दुश्मनी की, मिसट्रस्ट यानी एक दूसरे पे वो लोग ट्रस्ट नहीं करते थे और हर वक्त उन्हें डर लगा रहता था। ठीक है, हेटेड यानी नफरत की। ठीक है, ये सारी फीलिंग्स ने क्या किया, क्या बना, कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में मतलब कुछ नॉर्मल रिलेशन नहीं थे। ठीक है, अच्छे रिलेशन नहीं थे उनके बीच में। कौन सी फीलिंग थी, दुश्मनी की, एनिमिटी, मिसट्रस्ट, फियर, हैट्रेड, ये सारी फीलिंग्स थी। और ये सारी फीलिंग्स उस चीज़ का कारण बनी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर हुआ। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड फैक्टर ग्रुपिज्म फॉर द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फीलिंग ऑफ fierce nationalism। Now let's see what is the feeling of fierce nationalism। We can say fierce यानी powerful, violent way और या फिर aggressive way हम fierce को कह सकते हैं, fierce। ठीक है, the independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism। The independence of Belgium and Greece, ग्रीस और बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिला। Fourth one, feeling of fierce nationalism। The independence of Belgium, Greece and the unification of Germany and Italy were the result of the nationalism। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिला, ग्रीस को मिला, और दूसरी तरफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली साथ हो गई यानी वो दोनों की एकाकरण हो गया। ठीक है, उसका क्या रिजल्ट आया, हर जगह नेशनलिज्म क्रिएट हो गया। ठीक है, बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन द यूरोप। जो नेशनलिज्म है उसने बाद में क्या किया, एक एक्सट्रीम और नैरो फॉर्म ले लिया यूरोप में। ठीक है, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा बढ़ गई यानी तीव्र हो गई, आगे एक ग्रेट एक्सटेंट पे चली गई। ठीक है, और एक नैरो फॉर्म इन यूरोप। ठीक है, उसने क्या किया, नेशनलिज्म ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई और नैरो फॉर्म हो गई यूरोप में। ठीक है, इकोनॉमिक जेलसीज, कंपटीशन एंड कोलोनिज्म इन यूरोप हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगेन टू क्लेश। अभी यूरोप में क्या हो रहा था, इकोनॉमिक जेलसीज हो रही थी। ठीक है, आर्थिक तरह से यूरोपियन नेशंस एक दूसरे से इकोनॉमिकली जेलस हो रहे थे, कंपटीशन बढ़ रहा था और कोलोनिज्म इतना बढ़ गया था यूरोप में, उसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी यूरोपियन नेशन थे उन लोगों का नेशनल इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ
क्लैश होने लगा यानी टकराने लगा, ठीक है। लीडिंग यूरोपियन नेशंस बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। जो लीडिंग यूरोपियन नेशंस थे यानी वेल डेवलप्ड, जो बहुत ज़्यादा लीडिंग यानी सबको लीड करने वाले नेशंस थे यूरोपियन नेशंस में, ठीक है, उसने क्या स्टार्ट किया, बिगेन टीचिंग एक्सट्रीम एंड डिस्ट्रक्टिव नेशनलिज्म टू इट्स पीपल। उसके लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम और डिस्ट्रक्टिव यानी तबाह कर देने वाला नेशनलिज्म उसके लोगों को सिखाने लगे, ठीक है। लव फॉर ओन नेशन एंड हैट्रेड फॉर अदर नेशन वॉज एंकरेज। और वहाँ पर क्या एंकरेज होने लगा, मतलब किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाने लगा, मतलब खुद के नेशन को लव करो और दूसरों के नेशन को हेटेड यानी नफरत करो, ठीक है। हमारे नेशन से प्यार करो और दूसरों के नेशन से नफरत करो, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाने लगा यूरोपियन नेशंस में, ठीक है। द जर्मन चीफ केजर विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेट ऑफ नेशनलिज्म एंड कोलोनिज्म, ठीक है। द जर्मन चीफ, एक जर्मन चीफ थे जिनका नाम था केजर विलियम, वो क्या थे, दूसरे ओरिजिनेट थे किसके, नेशनलिज्म एंड कोलोनिज्म के ओरिजिनेट थे, उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। ही वॉज ओवर एम्बिशियस एंड बिलीव्ड इन द वर्ल्ड लीडरशिप। वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एम्बिशियस थे यानी उनको बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशंस था और वो ऐसा मानते थे कि पूरे वर्ल्ड में उन्हीं की लीडरशिप होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में उन्हीं की हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है। He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power। और वो ऐसा चाहते थे कि जो भी चीज़ें हो उनके मुताबिक हो, उनकी मर्जी से हो, और इसके लिए उनकी मिलिट्री पावर की हेल्प वो ले रहे थे, ठीक है। उनकी मिलिट्री पावर की वजह से वो ये चाहते थे कि जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड में हो वो उनके मुताबिक हो, उनकी मर्जी से हो, ठीक है। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशन। अभी ये फीलिंग जो है इसकी वजह से क्या हो गया था, जो फीलिंग ऑफ वॉर की वो कहाँ पहुँच गई, दूसरे नेशन के पास भी पहुँच गई, एज इन जर्मनी एंड दिस हैड, एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि जर्मनी में पहुँच गई, एंड दिस हैड रिजल्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये चीज़ का क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर होगा। इस चीज़ का रिजल्ट क्या है, आउटकम क्या है, इन सब चीज़ों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया, ठीक है। दिस इज द अनदर कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ओके। सो द नेक्स्ट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने में न्यूज़पेपर का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है, न्यूज़पेपर भी एक कॉज रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, द न्यूज़पेपर ऑफ यूरोपियन नेशन अराउज्ड सो मच ऑफ हेट्रेड अमॉन्ग पीपल विद देयर mutual, derogatory, provocatory, the newspaper of European nations aroused so much of hatred among the people with their mutual, derogatory, provocative, and exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations, that the ruler of the respective nations could not even make effort for establishing peace and harmony, okay। So दिस इज़ द अनदर कॉज इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जो न्यूज़पेपर है ये भी एक कॉज रहा है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अकर हुआ है, ठीक है। सो द जो न्यूज़पेपर यूरोपियन नेशंस में आ रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्स राइटअप्स दिया जा रहा था, यानी कि जो चीज़ नहीं है रियलिटी में, यानी कि एग्जैजरेटेड, यानी जो रियलिटी में नहीं है उस चीज़ से भी ज़्यादा फॉल्स रिटर्न्स अब बताया जा रहा था, ठीक है। और लोगों को प्रोवोकेट किया जा रहा था, यानी कि लोगों को उकसाया जा रहा था, चढ़ाया जा रहा था न्यूज़पेपर के थ्रू, ताकि वो लोग मतलब एग्रेसिव हो जाए और वायलेंट हो जाए, ठीक है। और डेरोगेटरी यानी जो राइवल नेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक चीज़ें दी जा रही थी, जिसकी वजह से यूरोपियन नेशंस की जो पीपल है वो क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाए, उनको चढ़ाया जा रहा था, यानी कि उनको रियलिटी नहीं बताई जा रही थी न्यूज़पेपर के थ्रू, जो फॉल्स रिटर्न्स अप है वो न्यूज़पेपर में दिया जा रहा था, ठीक है। और जो यूरोपियन नेशंस के जो रूलर्स थे वो भी क्या नहीं कर रहे थे, बिल्कुल एफोर्ट नहीं कर रहे थे, ताकि वो लोग ऐसी बिल्कुल एफोर्ट नहीं कर रहे थे, कोशिश नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से नेशन में पीस और हार्मनी बनी रहे, ठीक है। वो लोग तो उल्टा उनके नेशन के लोगों को प्रोवोकेट कर रहे थे, यानी उकसा रहे थे, ठीक है। सो जिसकी वजह से क्या हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो, यानी वॉर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द अनदर कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। न्यूज़पेपर भी एक कॉज रहा है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ है। सो द नेक्स्ट 6 फिलोसॉफी अबाउट द वॉर। नाउ लोगों की फिलोसॉफी क्या थी अबाउट द वॉर, ठीक है। दिस इज द अनदर कॉज फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लेट्स सी, द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप, ठीक है। यूरोप में कौन सी पॉलिसी चली थी, वॉर इज अ वेलफेयर।
द पॉलिसी ऑफ वॉर इज़ वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। ओके, इस पॉलिसी ने क्या किया था, यूरोप में जड़ पकड़ी थी कि मतलब वॉर इज़ ए वेलफेयर, यानी कि वॉर क्या है, आपके वेलफेयर के लिए है, आपके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। देन द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश मैक्सिम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लाइफ एंड द वॉर अलोन इज द नेशनल नीड। ओके, और दूसरी साइड पर जो जर्मन राइटर थे जिनका नाम था ट्रॉट्स्की, ठीक है, उन्होंने कैसे स्टेटमेंट पब्लिश किए थे, उन्होंने कुछ इस तरह के स्टेटमेंट पब्लिश किए थे, ओनली द माइटी डिजर्व्स टू लाइफ, यानी कि जो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, उसी को राइट है जिंदा रहने का, ठीक है। एंड द वॉर अलोन इज द नेशनल नीड, ठीक है, वॉर एकमात्र राष्ट्र की ज़रूरत है, ठीक है, जितने भी नेशंस हैं उनकी एकमात्र नीड कौन सी है, ज़रूरत कौन सी है, ओनली वॉर, ठीक है। एंड द नाज़ी द जर्मन राइटर एक्सप्रेस द वॉर एज अ सेक्रेड वर्क, ठीक है। और जो दूसरी तरफ जो नाज़ी राइटर थे जर्मन के, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया था कि जो वॉर है, एक वॉर को पवित्र काम बताया था, सेक्रेड वर्क कहा था कि वॉर जो है वो एक बहुत ही पवित्र काम है, ठीक है। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर एसिनेटेड बाय बीइंग शूट एट बाय अ मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नाउ जो प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और उसकी वाइफ थी, ठीक है, उनको क्या किया गया था, एसिनेटेड बाय बीइंग अ शॉट, मतलब उनको धोखा देकर, मतलब गन शॉट से मार दिया गया था। किसके थ्रू मारा गया था, मेंबर ऑफ सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था ब्लैक हैंड, यानी एक सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था ब्लैक हैंड, उसी के एक मेंबर ने उन्हें शूट कर दिया था, ठीक है, धोखा देकर, ठीक है। Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to the Austria within the 48 hours, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए ऑस्ट्रिया ने किसको जिम्मेदार माना, इसके लिए उन्होंने, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम किया कि आपका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये जो हादसा हुआ है इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया था, यानी डिमांड दी थी कि आप 48 आवर्स में जो कल्प्रिट है, यानी जो गुनहगार है, उसे हमारे हाथ कर दो, हमारे हाथों कर दो, ठीक है। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर, ठीक है, सर्बिया ने क्या किया, इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया और उसमें अपना इग्नोरेंस दिखाया, यानी उसे नज़रअंदाज किया। विदाउट लिसनिंग टू द एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया, मतलब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से कुछ भी नहीं सुना सफाई में, और ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया के ऊपर वॉर कर दिया, यानी युद्ध कर दिया। और इसी के साथ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगेन विद दिस, और इस चीज़ के साथ हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, ब्रोक आउट हो गया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के पीछे किन चीज़ें, कौन सी फैक्टर्स जिम्मेदार थे, ठीक है, आपको पता चल गया होगा, एंड यू आर क्लियर अबाउट दैट। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन। So dear student, now rest of the chapter on the next page, that is First World War and immediate effect of the First World War, we are going to study in part 3 video. For that you have to wait. So keep watching, stay home, stay safe. Thank you all of you.